और एक बड़ी खबर, परिवारवाद खत्म करने का निर्देश दिया गया है। जिला पंचायत चुनाव को लेकर निर्देश है। बीजेपी नेताओं के परिवार वाले नहीं लड़ेंगे चुनाव। मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, इनके परिजन चुनाव नहीं लड़ेंगे। सीएम हाउस में बैठक में ये निर्देश दिया गया है। ये बड़ी खबर। देखिए, आप एमपी हैं, एमएलए हैं, आप सांसद हैं, आपके परिवार का कोई व्यक्ति जो है जिला पंचायत का चुनाव नहीं लड़ेगा। ये निर्देश दे दिए गए हैं। अजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अजीत जी, अब कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण ये फैसला परिवारवाद पर, शायद ये शुरुआत एक रोक के तौर पर। देखिए, बिल्कुल जीनत, हमेशा बीजेपी इस बात को कहती रही है, जब कभी पॉलिटिकल बात होती है तो अखिलेश यादव या जो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप बीजेपी लगाती है। लेकिन इस बार कल सीएम हाउस में जो बैठक हुई, जिसमें सरकार और संगठन के बीच ये बैठक हुई थी, सभी मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री, कैबिनेट मंत्री मौजूद थे। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रभारी राधा मोहन सिंह, संगठन मंत्री सुनील बंसल समेत सभी लोग थे। इस बैठक में सीधे तौर पर यह कहा गया है कि बीजेपी के किसी भी मंत्री, विधायक, सांसद के परिवार से कोई जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेगा। और सीधे तौर पर कहा गया कि इसमें किसी प्रकार की कोई शक की गुंजाइश नहीं है, ना ही टिकट मांगे, ना ही टिकट दिया जाएगा और परिवारवाद पर पूरी तरह विराम लगाया जाएगा। क्योंकि मार्च अप्रैल में पंचायत चुनाव होने हैं, जिसको लेकर ये काफी अहम बैठक थी। और इसके साथ ही कृषि बिल आया, उसको लेकर भी कहा गया है कि जो 25 तारीख को प्रधानमंत्री का उत्तर प्रदेश के 826 सभी विकास खंडों में किसानों से संवाद उनको करना, उससे पहले कोई भी विधायक, सांसद, मंत्री कृषि बिल को ना बोले। जिनको रैलियों में, जिनको टाइम दिया गया, जिनकी रैलियां हैं, वही सिर्फ संबोधित करेंगे, सब उसको पर भी बोलने से रोक लगाया गया। लेकिन सबसे बड़ी खबर है पंचायत चुनाव में। अजीत जी, इसमें दो बातें और मैं चाहूंगी आप इस पे हमें बारीकी से बताएंगे। एक तो ये कि अगर एमपी, एमएलए, कोई सांसद है, उनके परिवार का चुनाव नहीं लड़ेगा, यानी कि जो एक लाइजनिंग हुआ करती है, हम देखते हैं कि अपने करीबियों को टिकट दिलाने की कोशिश परिवार के लोगों में, उस पर रोक लगेगी। दूसरी बात ये कि नए और काबिल लोगों को मौका मिलेगा। देखिए, बिल्कुल सही बात आपने कही और बीजेपी भी यही चाहती है कि पंचायत चुनाव से लेकर टॉप चुनाव तक उनके कार्यकर्ता चुनाव लड़े। और हमेशा ये होता है कि जो क्षेत्र का मंत्री होता है, सांसद होता है, वो अपने परिवार से किसी न किसी को जिला पंचायत, ब्लॉक समिति के चुनाव में खड़ा कर देता है। उसको लेकर सख्त कदम उठाएगा मुख्यमंत्री और संगठन की तरफ से। जो प्रदेश अध्यक्ष थे, संगठन मंत्री थे, साफ तौर पर कहा गया है कि किसी भी नेता के, मंत्री के परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा, ना ही उसमें हिस्सा लेगा। तो निश्चित तौर पर जो नए कार्यकर्ता होंगे, युवा कार्यकर्ता होंगे, उनको मौका देने की तैयारी की जा रही है बीजेपी की तरफ से। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। एक और बड़ी खबर प्रयागराज से आ रही है। संत सम्मेलन आज है। मंदिर निर्माण के लिए संग्रह अभियान पर चर्चा। विश्व हिंदू परिषद ने बुलाया है संत सम्मेलन। दोपहर 2 बजे होगा ये संत सम्मेलन। 21 दिसंबर को काशी में भी ये सम्मेलन होगा। तो ये संत सम्मेलन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 2 बजे का वक्त तय किया गया है। और देखिए, काशी में भी सम्मेलन होगा 21 दिसंबर को। लेकिन आज जब हम बात कर रहे हैं तो प्रयागराज में। सर्वेश हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सर्वेश, इस सम्मेलन के बारे में बताइएगा। देखिए, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया है और अब जो उसमें सहभागिता की बात है, आरएसएस की बैठक यहां पर 22 से 24 नवंबर तक प्रयागराज में हुई थी। उसमें यह तय किया गया था कि जन सहभागिता बढ़ाई जाए और करीब 12 करोड़ हिंदू परिवारों के बीच जाना है। और इस वक्त हम मौजूद हैं उसी स्थल पर जहां पर आज संत सम्मेलन बुलाया गया है। 2 संत सम्मेलन वीएचपी ने बुलाए हैं। आज का जो सम्मेलन है काशी प्रांत कार्यालय में यहाँ पर बुलाया गया है, केसर भवन में। और 21 तारीख को 21 दिसंबर को काशी में, वाराणसी में ये सम्मेलन बुलाया गया है। और इसमें साधु संत रहेंगे और कैसे हिंदू परिवारों के बीच जाना है और मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह करना है, उसकी तैयारी यहाँ पर की जा रही है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ये वही स्थल है जहां पर आज 2 बजे संत इकट्ठा होंगे और यहां पर यह रणनीति तय होगी कि किस तरह से जो है यहां पर हिंदू परिवारों के बीच जाए, किस तरह से जनसंपर्क किया जाए और जो ज्यादा से ज्यादा हिंदू परिवार हैं उनकी सहभागिता राम मंदिर निर्माण में सुनिश्चित की जाए और भव्य राम मंदिर का निर्माण हो सके। अभी इस मामले में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जी ने भी कल लखनऊ में प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है किस तरह से साधु संतों को जोड़ा जाएगा और 12 करोड़ हिंदू परिवारों तक पहुंचा जाएगा। हमारे साथ बातचीत के लिए विहिप के काशी प्रांत के संगठन मंत्री मुकेश जी, उनसे जानेंगे कि आज कौन कौन से संत महात्मा यहाँ पर आ रहे हैं और क्या विषय है, क्या रणनीति यहाँ पर तैयार होगी। आज यहाँ संत सम्मेलन विश्व हिंदू परिषद संघ विचार परिवार के कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव यहाँ पर उपस्थित रहने वाले हैं
आज काशी प्रांत में 2 सम्मेलन होने हैं। एक 19 तारीख को प्रयागराज में और 21 तारीख को काशी पातालपुरी आश्रम में होना है। प्रयागराज के आसपास में रहने वाले जो पूज्य संत रहते हैं, प्रयाग, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अमेठी, ऐसे जो पूज्य संत रहते हैं अपने आश्रमों में, उनको निमंत्रण पत्र भेजा गया है। क्योंकि पूज्य संतों से सारा समाज उनसे कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है। इस नाते से पूज्य संत भी अपने धर्मावलंबियों, अपने शिष्यों को ज़्यादा से ज़्यादा आह्वान करें कि राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह, जन संग्रह की जो योजना है, जो 55 करोड़ परिवारों में जाने की बात चल रही है, 55 करोड़ लोगों से संपर्क करने की, उसमें पूज्य संत भी सहभागी बने। क्योंकि विश्व हिंदू परिषद का काम पूज्य संतों के मार्गदर्शन से ही चलता है। कितना लिया जाएगा धन संग्रह में, कितना सहयोग लेने की बात है अभी तक? सबसे निचली इकाई का सहयोग 10 रुपये से लेकर के उसकी सीमाएं खुली नहीं है। जितना स्वभावतः स्वप्रेरणा से भगवान श्री राम जी के मंदिर का भव्य निर्माण होना है, इस नाते से जितना भी सहयोग 10 रुपये लास्ट वो रखा गया है, उससे ऊपर की राशि जितना उसके भगवान ने सामर्थ्य दिया है उस हिसाब से वो करे। कब से कब तक अभियान चलाया जाएगा? ये 15 जनवरी से और 27 फरवरी तक यह अभियान चलेगा। उसके लिए हमारे कार्यकर्ता, संघ विचार परिवार के कार्यकर्ता, संत महात्मा, हिंदू समाज, सभी लोगों को इससे जोड़ने का अभियान है, महाअभियान है। और हम कोई भी गांव काशी प्रांत का नहीं छोड़ने वाले हैं जहां पर हमारे कार्यकर्ता, हमारी टोली के कार्यकर्ता जाएं ना और हिंदू समाज का दरवाज़ा खटखटाएंगे और उनसे उनकी स्वप्रेरणा से राम जन्मभूमि भव्य मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के बैनर तले हम सब लोग उसका संग्रह करेंगे। और यह अभियान कार्यकर्ता और हिंदू समाज में ज़बरदस्त उत्साह दिख रहा है, पूज्य संतों में भी उत्साह दिख रहा है। इस नाते से यहाँ पर हम सब लोगों ने आज एक सम्मेलन और एक 21 दिसंबर को। बहुत शुक्रिया आपका सर्वेश तमाम जानकारियों के लिए। लखनऊ से खबर आ रही है, वैक्सीन को लेकर ये बड़ी खबर है। कोरोना वैक्सीन की सीएम समीक्षा करेंगे। एक बैठक हो रही है और कैसे जो है वैक्सीन को रखने का काम होगा, वैक्सीनेशन प्रोसेस किस तरह से चलाया जाएगा, इस पर भी समीक्षा होगी और तैयारियां भी इसकी की जा रही हैं। कई जिलों में काम चल रहा है स्टोरेज को लेकर। सरकार ने प्रशासन को तैयारियों की जिम्मेदारी सौंपी हुई है। वैक्सीन के लिए प्रभावी कोल्ड चेन व्यवस्था हो, एक से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने की भी तैयारी हो रही है। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ समीक्षा करेंगे और वैक्सीन को लोगों तक पहुंचाने की तैयारियों की बातचीत होगी। और अनामिका हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। अनामिका, इस बेहद ही महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में किस किस पहलू पर चर्चा होगी? किन किन लोगों को पहले वैक्सीन लगाई जाएगी, स्टोरेज कैसे किया जाएगा, क्या क्या रहने वाला है महत्वपूर्ण? देखिए जीनत, मार्च के महीने से ही यानी 2020 में जब शुरुआत हो रही थी कोरोना को लेके, जब केसेस लगातार बढ़ रहे थे, तब से लेके अब तक हर सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोविड का जो स्टेटस रिपोर्ट होता है उसको लेके लगातार बैठकें करते हैं। और आज भी वो बैठक होने वाली है। लेकिन उस बैठक में महत्वपूर्ण ये है कि जिसका इंतजार हर किसी को था, कम से कम कोरोना वैक्सीन का, उसको लेके अब जो अंतिम तैयारियां हैं वो चल रही हैं। कोरोना वैक्सीन जनवरी के आखिरी में उत्तर प्रदेश को मिलने की उम्मीद जताई जा रही स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक। और उनका ये कहना है कि 22 जनपदों में बांट करके कोरोना वैक्सीन को जो लगाने का काम होगा वो किया जाएगा। 3 चरणों में होगा ये कोरोना वैक्सीनेशन का काम। पहला जो फेज होगा वो रजिस्ट्रेशन का होगा। जैसे कि अगर कोई पेशेंट है या पेशेंट नहीं भी है तो उसे फर्स्ट फेज में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। सेकंड फेज में वैक्सीनेशन होगा और थर्ड फेज में ऑब्जर्वेशन होगा। यानी कि कोई भी यंग है, बुजुर्ग है, बच्चा है, तो वैक्सीनेशन का असर उसकी बॉडी पर किस तरीके से हो रहा है इस पर भी नजर रखी जाएगी। तो 3 फेज में वैक्सीनेशन का काम होगा। लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जिस तरीके से कोरोना वैक्सीन को लेकर जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है केंद्रीय कार्यालय की ओर से भी, स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी, कि उसके लिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब कोविड को लेकर बैठक करेंगे तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण एजेंडा होगा और महत्वपूर्ण बिंदु होगा कि जब वैक्सीनेशन मिलेगी इन्हें उत्तर प्रदेश के लिए तो उसको रखा किस तरीके से जाएगा। हालांकि जो हेल्थ डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, उनको ट्रेनिंग भी दी जा रही है कि वैक्सीनेशन के दौर में उन्हें किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से प्रिकॉशंस लेने हैं, पेशेंट को किस तरीके से ट्रीटमेंट देनी है, किस तरीके से समझाना है उन्हें अपनी बॉडी को लेके। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक बड़ी जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग के ऊपर आने जा रही है जनवरी के महीने में।
जिसकी तैयारियां यूपी में भी चल रही हैं, और चूंकि सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है, तो यहाँ पर ये जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और जिस तरीके से अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश ने हर जगह पे लीड भी किया है, कम से कम कोरोना के मामलों को अगर देखा जाए तो। बिल्कुल आपने सही कहा, और टेस्टिंग भी सबसे ज्यादा यहीं पर हुई है और ट्रीटमेंट भी। बहुत शुक्रिया आपका अनामिका तमाम जानकारियों के लिए। अपडेट्स आपसे जो है हम लेते रहेंगे। बात कांग्रेस की कर लेते हैं। आज दिल्ली में कांग्रेस नेताओं की सोनिया गांधी ने बैठक बुलाई है। इस बैठक में सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर नाराजगी जताने वाले तमाम बड़े लीडरान, जिसमें खबर है कि सुबह 10 बजे बैठक शुरू होनी है। हालांकि 10 बज चुके हैं और ये बैठक जो है जैसे ही शुरू होती है आपको जानकारी देंगे। लेकिन ये बैठक किन मायनों में महत्वपूर्ण है वो हम आपको बता देते हैं, क्योंकि कुछ नेताओं ने नाराजगी जाहिर की। तकरीबन 23 नेता थे और उन्होंने लेटर भी लिखा। काफी हो हल्ला हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, प्रियंका गांधी की बात करें, ये सभी इस बैठक में शामिल होंगे। तमाम नेता अपनी बात रखेंगे। तो कांग्रेस कहां पर मजबूत होनी चाहिए, मजबूर है तो क्यों है, इतनी नाराजगी है तो कोई क्या मंच बचा है जिस पर बातचीत हो सकती थी। रंजीता हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ी हुई। रंजीता, क्या बैठक शुरू हो गई है? जीनत, देखिए, नेताओं का सोनिया गांधी के आवास पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। नेताओं की बात करें जो अंदर 10 जनपद पहुंच चुके हैं, उनमें G23 के नेताओं के साथ साथ कई और दूसरे भी वरिष्ठ नेता पहुंचे हुए हैं। AK एंटनी, अंबिका सोनी, इसके अलावा G23 के अहम जो कहा जाता है कि जो कोर मेंबर्स हैं, उसमें गुलाम नबी आज़ाद, आनंद शर्मा, शशि थरूर, मनीष तिवारी, ये तमाम नेता यहाँ पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा कमलनाथ, जिन पर कहा जा रहा है कि मध्यस्थता का काम जो किया है वो कमलनाथ ने किया है। इन 23 नेताओं से बातचीत और अपनी बात रखने का समय सोनिया गांधी से दिलवाने वाले जो नेता है वो कमलनाथ है। इसके साथ ही मध्यस्थता में एक और नेता का नाम आ रहा है, प्रियंका गांधी वाड्रा का। आपको याद होगा जीनत, अहमद पटेल के निधन के बाद जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई थी, उसमें वो नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ही थी जिन्होंने बार बार ये बात कही थी कि अहमद पटेल के निधन के बाद अगर उनको सच में असली श्रद्धांजलि देनी है तो सभी नेता एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी के लिए काम करे। तो एक इनिशिएटिव प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से भी दी गई थी। आज की बैठक में भी प्रियंका गांधी भी रहेंगी, राहुल गांधी रहेंगे और सोनिया गांधी रहेंगी। जो तमाम नेता अंदर पहुंचे हैं जीनत, उसमें एक और अपडेट मैं देना चाहूंगी आपको कि सोनिया गांधी के साथ कुछ हेल्थ प्रॉब्लम भी है, अस्थमा का प्रॉब्लम है उनको। ऐसे में जितने भी नेता यहाँ पहुंचे हैं उन नेताओं को कहा गया था कि वो कोरोना टेस्ट कराए और सभी नेता यहाँ अपना कोरोना रिपोर्ट लेकर आए हैं। नेगेटिव रिपोर्ट वाले को अंदर जाने दिया जा रहा है, जिनकी रिपोर्ट में प्रॉब्लम है उनमें से कई नेता यहाँ नहीं पहुंचे हुए हैं। तो ये भी एक कह सकते हैं कि कोरोना को देखते हुए एक एहतियातन कदम जरूर उठाया गया है। नेताओं से बातचीत होगी। सोनिया गांधी का 10 बजे का समय रखा गया था। ये भी कहा जा रहा है कि कई नेताओं से 1 to 1 भी बात करेंगी और कई नेताओं के साथ ग्रुप में भी बात की जाएगी। जो सबसे बड़ा सवाल है जीनत वो ये है कि G23 नेताओं का गठन ही क्यों हुआ, क्यों ये नाराजगी इतनी बढ़ी कि नेताओं ने एक गुट बनाकर सोनिया गांधी को पत्र लिखा बाबत इस बात पर कि कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होना चाहिए, पूर्वकालिक अध्यक्ष होना चाहिए। राहुल गांधी अगर अध्यक्ष पद नहीं संभालना चाहते हैं तो ऐसे में एक नेता का चुनाव चुनावी प्रक्रिया के जरिए होना चाहिए। इसके साथ ही चुनाव की पूरी प्रक्रिया संगठन में दोहरानी जानी चाहिए। तो ये अहम मुद्दे हैं जिस पर G23 नेताओं ने पत्र लिखा था। देखना होगा आज किन किन विषय है जिस पर सहमति बनती है और बैठक से और क्या तमाम चीजें निकल कर। आपसे हम अपडेट्स लेंगे, लेकिन दो नाम जैसे आपने जिक्र किया कि कमलनाथ का बहुत बड़ा किरदार है इस मीटिंग को सब सारे नेताओं को बुलाने में, और प्रियंका गांधी का। तो देखिए क्या कुछ सामने आता है इस मीटिंग के बाद। यूपी बोर्ड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। 10वीं 12वीं में अंग्रेजी में NCERT सिलेबस शामिल होने वाला है। बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। और जैसे कि हमने जिक्र किया, यूपी बोर्ड से जुड़ी आज की बड़ी खबर आपको बताएं, 10वीं और 12वीं में NCERT सिलेबस होगा। 2021-22 सत्र में यह सिलेबस जो है पढ़ाया जाएगा। 12वीं में कॉमर्स की जब हम बात करते हैं तो NCERT सिलेबस नई किताबें जो है वो बाजार में भी आ जाएंगी। और हिंदी संस्कृत को छोड़कर सभी की जब हम बात करते हैं तो सब्जेक्ट्स NCERT के होंगे। ताज नगरी में योगी सरकार ने ऐसा सुरक्षा कवच प्रदान किया है जिसके बाद महिलाएं खुद को काफी महसूस कर रही हैं। इससे क्राइम कंट्रोल होगा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत आगरा में 43 जगहों पर पैनिक बटन लगाए जा रहे हैं। ये पैनिक बटन दबेंगे और अपराधी तीसरी आंख में कैद हो जाएंगे। योगी सरकार के इस मुहिम की हर तरफ तारीफ हो रही है।
आगरा में सार्वजनिक जगहों पर पैनिक बटन लगाए जा रहे हैं। 43 में से 21 पैनिक बटन का ट्रायल भी शुरू हो गया। यानी अगर कोई महिला से छेड़खानी या लूटपाट की वारदात होती है या किसी से कोई भी अपराध हुआ तो चौराहे पर लगे ये कैमरे पैनिक बटन दबाते ही एक्टिव हो जाएंगे और मौके पर पुलिस भी पहुंच जाएगी। ताज के शहर आगरा में अपराधी अब किसी कीमत पर बच नहीं पाएंगे। कोई भी वारदात हो या छेड़छाड़ की घटना हो, किसी भी तरह का जुल्म हो तो उसके खिलाफ बेहद कारगर योजना बनाई गई है और शहर के 43 चौराहों पर पैनिक बटन लगाए जा रहे हैं और 21 स्थानों पर उसका ट्रायल भी शुरू हो चुका है। सूर सदन चौराहे पर यह पैनिक बटन लगा हुआ है और आप देख सकते हैं साफ साफ इसमें लिखा हुआ है, कृपया आपातकालीन स्थिति में बटन दबाएं, कृपया ऑपरेटर की सहायता की प्रतीक्षा करें। यानी ये जो हेल्प लिखा है, यहाँ कोई भी लड़की हो, युवती हो, महिला हो या फिर कोई लूट की वारदात से पीड़ित शख्स हो, इस बटन को आपात स्थिति में जब दबाएगा तो चौराहे पर लगा जो कैमरा है वह अपराधी की तरफ तुरंत जूम हो जाएगा और पुलिस आसानी से वारदात करने वाले अपराधी को पकड़ सकेगी। इस बड़ी पहल के बाद ताज नगरी के लोगों को, खासकर महिलाओं को सुरक्षा का एहसास हो रहा है। अब जहाँ पे आजकल तो लड़कियाँ मोस्टली है ना अकेले ही चल रही हैं, आजकल हर कोई चाहता है कि इंडिपेंडेंट लाइफ चाहिए, तो इसकी वजह से हर कहीं पे ये पैनिक बटन जो दिया हुआ है, इसकी वजह से अगर कोई भी लड़की अगर उसको अनकंफर्टेबल फील होगा किसी की वजह से तो वो उसको दबाएगी, तो इसकी वजह से जो अपराधी होगा वो कैमरे में आ जाएगा और उसकी वजह से जो पुलिस वगैरह होगी वो अच्छी से अच्छी कार्रवाई कर सकती है। मतलब जो भी है वो पैनिक बटन हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल है। अगर ये ट्रायल कामयाब रहा तो प्रदेश के दूसरे शहरों में भी इसे अपनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार का जो संकल्प है महिलाओं की सुरक्षा और अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, तो उस दिशा में ताज के शहर आगरा में ये बड़ा प्रयोग किया गया है और इसको लेकर के शहरवासी बेहद सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज़ 18 आगरा। एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबरें उत्तराखंड से।